हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नितिन शर्मा क्लासेस। और ये हमारे इस चैनल की सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम आज देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे और कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से कोई ना कोई डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में आने ही वाली है। ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो आप इसको ज़रा ध्यान से समझिए कि क्या चीज़ है ये। इसमें हम डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें असेसी की डेफिनेशन बता रखी है जो कि है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 7। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं सेक्शन को। तो जो सेक्शन होता है इसमें सबसे पहले ये है सेक्शन नंबर 2 और इसके आगे जो ब्रैकेट में होता है इसे हम कहते हैं सब सेक्शन, और उसके आगे अगर कुछ है तो इसे हम कहते हैं क्लॉज, और उसके आगे भी कुछ है तो इसे कहते हैं हम सब क्लॉज। तो फ़िलहाल तो इसमें क्लॉज और सब क्लॉज नहीं है। तो अभी हम बात करें तो इसमें सिर्फ इतना ही है, सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन नंबर 7। तो इसको हम शॉर्ट में जल्दी से ऐसा भी पढ़ सकते हैं, असेसी सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। तो इसके अंदर असेसी की डेफिनेशन दे रखी है। तो असेसी कौन होता है पहले तो हम उसके बारे में थोड़ा सा अपना समझ लेते हैं। तो असेसी का मतलब हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो इसे बोलते हैं करदाता, यानी जो कर देने वाला है, जो टैक्स देने वाला है उसे हम कहते हैं करदाता। तो जो टैक्स देने वाला व्यक्ति है यानी जिस भी पर्सन को टैक्स देने की जिम्मेदारी है उसको हम असेसी कहते हैं और हिंदी में उसे करदाता कहते हैं। तो असेसी का मतलब सिर्फ इतना है, जो कि टैक्स देने वाला पर्सन है। तो उसे हम बोलेंगे इनकम टैक्स के अंदर कि ये है असेसी। असेसी मतलब ये टैक्स देने वाला व्यक्ति है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर इसमें बता रखा है हमें, असेसी मीन्स एनी पर्सन। असेसी का मतलब कोई भी पर्सन से है। तो असेसी का मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हु इज़ लायबल टू पे एनी टैक्स, जो कि लायबल है, जिम्मेदार है टैक्स पे करने के लिए, और एनी अदर सम, या फिर किसी और प्रकार का सम, यानी कि कोई टैक्स पे करने के लिए लायबल है या फिर कोई और सम पे करने के लिए लायबल है। तो टैक्स तो हमें समझ में आता है कि जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है कोई भी पर्सन, तो वो असेसी है। और एनी अदर सम का मतलब क्या होता है कि किसी और प्रकार का अमाउंट देने के लिए लायबल है। एनी अदर सम का मतलब हो सकता है अगर पेनल्टी उसे देनी है तो वो बोला गया टैक्स, या एनी अदर सम का मतलब पेनल्टी हो सकती है या फिर हो सकता है फ़ाइन। तो जब कि अगर आपने समय पर इनकम टैक्स पे नहीं किया तो आप पे लग जाएगा फ़ाइन, या फिर आपने कोई अपनी इनकम को मिसअंडरस्टैंड करके मतलब मीन्स अपनी इनकम को गलत तरीके से दिखाया है और अपनी सारी डिटेल को सही शो नहीं करा, अपने अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ी करी, अपनी इनकम को सही प्रेजेंट नहीं किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे को, तो वो आपको पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो लिखा है असेसी मीन्स एनी पर्सन हु इज़ लायबल टू पे एनी टैक्स ऑन और एनी अदर सम। या तो कोई पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल है या फिर कोई और प्रकार का सम पे करने के लिए लायबल है, तो उसको हम असेसी कहते हैं। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा। असेसी कौन होता है? असेसी मीन्स एनी पर्सन हु इज़ लायबल टू पे एनी टैक्स और एनी अदर सम, या तो टैक्स पे करने के लिए लायबल है या एनी अदर सम पे करने के लिए लायबल है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, यानी इनकम टैक्स के अंतर्गत अगर किसी को टैक्स पे करना है या फिर किसी को और अदर प्रकार का सम पे करना है तो उसे हम क्या कहते हैं? असेसी कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। पेपर में हो सके तो एज इट इज़ लिख दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशन को एज इट इज़ लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो भी ठीक ही है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेम टू सेम लैंग्वेज में लिखें डेफिनेशन को। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है वो है असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, और फिर थर्ड है प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं। तो पहले तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि असेसमेंट और प्रीवियस ईयर क्या होता है, फिर हम इसको लैंग्वेज को बाद में रीड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर। शॉर्ट में अगर हम प्रीवियस ईयर बोलें तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, प्रीवियस ईयर P/Y। और अगर हम असेसमेंट ईयर की बात करें तो असेसमेंट ईयर को A/Y लिखेंगे, तो ये होता है हमारा असेसमेंट ईयर। अब हम इसे समझ लेते हैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो जो एक ईयर होता है वो अकाउंटिंग के लिए और जो टैक्स पे करने के लिए जो ईयर बोला जाता है वो बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। यानी कैलेंडर ईयर के बेसिस पे कभी भी टैक्स पे नहीं होता, टैक्स पे होता है हमेशा फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे। और फाइनेंशियल ईयर आप सभी को पता है जो कि अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में एंड होता है। तो ये अप्रैल से शुरू हुआ फाइनेंशियल ईयर एंड, और स्टार्ट हुआ अप्रैल से और ख़त्म हो गया ये अपना मार्च में आके। तो ये हमारा एक प्रीवियस ईयर हो सकता है
जो कि अप्रैल से शुरू हुआ है और मार्च में जाके एंड हुआ है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक व्यक्ति है जिसने अपना अप्रैल से लेके मार्च तक में कोई इनकम अर्न करी है, तो अगर इन्होंने इस पीरियड में कोई इनकम अर्न की है तो उसके बाद इन्हें इस पीरियड पे जो भी इनकम अर्न हुई है उस पर टैक्स इन्हें देना है। अब टैक्स तो इनको जो देना पड़ेगा वो कब देना पड़ेगा? मार्च के बाद, क्योंकि मार्च तक तो इन्होंने अपना बिजनेस ऑपरेट करा है। तो इसके बाद इन्होंने अपना इनकम कैलकुलेट करी है, तो इनकम कैलकुलेट करने के बाद इन्हें पता लगा जी हमने तो इस साल में 10 लाख 20 लाख 5 लाख रुपए कुछ कमाए हैं, तो उस पे जो ये टैक्स देंगे वो कब देंगे? ऑब्वियस बात है, मार्च तक तो दे नहीं सकते, मार्च के बाद ही देंगे। अब मार्च के बाद जो अप्रैल आएगा वो तो फिर कौन सा अप्रैल हो जाएगा? वो तो अगला फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो अप्रैल से स्टार्ट होगा ये तो नेक्स्ट ईयर हो गया, और ये वाला जो ईयर है जिस साल में इनकम कमाई है ये पिछला साल हो गया। तो टैक्स जो कमाते हैं वो कमाते हैं यहाँ पे, लेकिन टैक्स कमाया जाता है इस जगह पे और टैक्स पे किया जाता है इस जगह पे। यानी यही वाला इनकम पे टैक्स कब देंगे? यहाँ पे। इस इनकम पे टैक्स कब देंगे? यहाँ पे। तो टैक्स जब हम देते हैं तो उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। और कब का टैक्स देते हैं असेसमेंट ईयर में? देते हैं प्रीवियस ईयर का टैक्स। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। कौन सा होता है? असेसमेंट ईयर होता है ये वाला नेक्स्ट ईयर, और प्रीवियस ईयर होता है ये वाला यानी कि पिछला साल। तो पिछला साल है हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर है हमारा नेक्स्ट ईयर। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या फ़र्क होता है? प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करी जाती है, कमाई जाती है, और असेसमेंट ईयर में क्या किया जाता है? असेसमेंट ईयर में टैक्स को पे किया जाता है। ठीक है जी। तो असेस का मतलब क्या होता है? असेस का मतलब होता है किसी चीज़ की गणना करना, कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं कब का? पिछले साल का। तो इसलिए इसे कहते हैं असेसमेंट ईयर और इसे कहते हैं प्रीवियस ईयर। तो देखा जाए तो हर साल अपने आप में प्रीवियस ईयर होता है और हर साल अपने आप में असेसमेंट ईयर होता है। लेकिन अगर किसी भी दो साल को आपस में रिलेट करें तो अगला वाला होता है असेसमेंट ईयर और पिछला वाला होता है प्रीवियस ईयर। ठीक है जी। अब हम डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं इसे क्या लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन में पहले हम प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन हमें सेक्शन नंबर 3 में बता रखी है ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 3 में लिखा है प्रीवियस ईयर मीन्स दी फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब हमेशा किससे होगा? फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर से नहीं होगा, मतलब जनवरी से दिसंबर तक जो कैलेंडर ईयर होता है उससे नहीं होगा, हमेशा होगा फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च तक के लिए। तो बताया गया है प्रीवियस ईयर मीन्स एनी फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो कि असेसमेंट ईयर से बिल्कुल प्रीसीडिंग यानी बिल्कुल पिछला वाला होगा। तो असेसमेंट ईयर के जो बिल्कुल पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर होगा उसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। असेसमेंट ईयर जिसमें टैक्स देना होता है, और प्रीवियस ईयर मतलब जिसकी इनकम, मतलब जिस साल की इनकम पे टैक्स देना होता है वो प्रीवियस ईयर होता है, और जिस साल में टैक्स देना होता है उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। अब हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं लाइन। तो आगे की लाइन में लिखा हुआ है द ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ विच द टैक्स इज लेविड इज कॉल्ड द प्रीवियस ईयर। तो ये कह रहा है द ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ विच द टैक्स इज लेविड, जिस साल की इनकम पे टैक्स लगता है उसको ही हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। यानी जिस साल की इनकम पे टैक्स लगेगा उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं, जिस साल में टैक्स लगेगा उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, आगे एक हमें छोटा सा नोट और बता रखा है। नोट में लिखा है प्रीवियस ईयर फॉर अ न्यूली इस्टेब्लिश बिजनेस। अगर कोई नया बिजनेस स्टैब्लिश हुआ है तो उसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो है इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक तो कह रहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये होगा फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस, बिजनेस जब से शुरू हुआ तब से लेकर टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल के एंड तक होगा, इन विच बिजनेस वॉज सेटअप, जिस साल में बिजनेस सेटअप हुआ। तो ये किसके लिए? न्यूली इस्टेब्लिश बिजनेस के लिए बता रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि मान लेते हैं कि कोई नया बिजनेस सेटअप हुआ है किसी साल में। तो बिज़नेस सेटअप हुआ है, मान के चलिए आप जुलाई 1 को। तो जुलाई 1 को बिज़नेस सेटअप हुआ। अब जुलाई के बाद जब साल फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो कब होगा? वो तो मार्च 31 को होगा। तो जुलाई 1 और मार्च 31 यहाँ सेटअप हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। तो जो हम कहेंगे कि जो प्रीवियस ईयर है न्यूली सेटअप बिजनेस के लिए, न्यूली इस्टेब्लिश बिजनेस के लिए, वो कब से है? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। तो प्रीवियस ईयर वैसे तो
12 महीनों का होता है, लेकिन अगर कोई नया बिज़नेस सेटअप हुआ है तो उसके लिए फिर ये यहाँ पे 9 महीने का ही प्रीवियस ईयर है, क्योंकि बिज़नेस ही सेटअप जुलाई में हुआ तो जुलाई से अगर हम काउंट करेंगे मार्च तक 9 महीने बनते हैं। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल ले लो, अगर कि बिज़नेस सेटअप हुआ फरवरी में, फरवरी 1 को, तो ईयर एंड तो वही होना है मार्च में 31 को। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो प्रीवियस ईयर है न्यूली सेटअप बिज़नेस का, वो फरवरी से लेके मार्च तक का रहेगा। तो ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर में जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 9। असेसमेंट ईयर का मतलब है, असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है 12 महीने का पीरियड, कमेंसिंग ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, 12 महीने का ये पीरियड होता है। तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन में कोई ऐसा समझने वाली बात तो है नहीं। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या था? जिस साल में इनकम हमने कमाई। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? जिसमें हमें टैक्स देना है। तो असेसमेंट ईयर क्या कह रहा है? असेसमेंट कह रहा है ये 12 महीनों का पीरियड होता है, यानी कि ये असेसमेंट ईयर हमेशा अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में जाके ख़त्म हो जाता है। तो ये असेसमेंट ईयर है। और प्रीवियस ईयर तो 12 महीने का भी हो सकता है या फिर उससे कम का भी हो सकता है, क्योंकि अगर नया बिज़नेस सेटअप हुआ है तो उसमें कम का प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, 9 महीने, 8 महीने, 6 महीने का, 3 महीने का। और अगर कोई पुराना बिज़नेस है तो 12 महीने का होगा, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा कितने का होता है? 12 महीने का होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं अपना आगे हमें एक डेफिनेशन दे रखा है। तो ये डेफिनेशन क्या है? ये है पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन क्या होता है? अभी हम इसके लिए सबसे पहले हम असेसी की डेफिनेशन हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ। असेसी मीन्स एनी पर्सन। असेसी का मतलब क्या था? कोई भी पर्सन था। कोई भी कौन सा पर्सन? जिसको टैक्स देने के लिए लायबल हो। तो कोई भी व्यक्ति अगर टैक्स देने के लिए लायबल होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? पर्सन है वो। तो पर्सन अगर टैक्स देने के लिए लायबल है तो क्या बन जाता है? वो असेसी। ठीक है जी। तो पर्सन कौन होता है? पर्सन कौन होता है? पर्सन को टैक्स देना है तो वो असेसी बन गई। ये बात तो समझ में आती है। तो पर्सन हम किसे कहते हैं? पर्सन की भी कोई डेफिनेशन होगी। तो हाँ, पर्सन की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 31 में। तो इसको हम समझ लेते हैं कि पर्सन हम किसे कहते हैं। ठीक है, इसको हम समझ रहे हैं पर्सन किसे कहते हैं। 1 मिनट आप देखें यहाँ पे। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पे पर्सन पे। तो चलिए, पर्सन का मतलब है पर्सन इंक्लूड्स। पर्सन में कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं? तो पर्सन के अंदर शामिल होते हैं 7 प्रकार के लोग, यानी 7 प्रकार के लोग पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। और इन 7 में से किसी को अगर देना होगा क्या? टैक्स, तो वो कौन बन जाएगा? असेसी। ठीक है जी, आपको बात समझ में आ रही होगी। पर्सन को जब क्या देना पड़ता है? टैक्स, तो वो कौन बन जाता है? वो बन जाता है जी असेसी। समझ में आ रही है आपको बात? पर्सन को अगर टैक्स देना है तो क्या बन जाएगा? असेसी। एक बार मैं दोबारा लिख के आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले तो क्या है? पर्सन देखना है आपको। ठीक है, पर्सन कौन है? पर्सन तो ये 7 लोग हैं, ये जो नीचे लिखे हैं ये 7 लोग पर्सन है। और अगर इन पर्सन को क्या देना पड़ गया? इनको देना पड़ गया टैक्स। पर्सन को क्या देना पड़ गया? टैक्स। तो ये कौन बन जाएंगे? ये बन जाएंगे असेसी। तो असेसी बनने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो पहला पर्सन होना चाहिए, दूसरा टैक्स के लिए क्या होना चाहिए? वो लायबल होना चाहिए। टैक्स के लिए लायबल मतलब टैक्स की उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर पर्सन टैक्स की जिम्मेदारी भी है तो वो क्या बन जाएगा? असेसी बन जाएगा। तो अब हम बात करें पर्सन कौन होता है। पर्सन होते हैं ये 7 लोग। तो 7 लोग हम देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। सबसे पहले बता रखा है कोई इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो पर्सन की कैटेगरी में आएगा। यानी अगर इंडिविजुअल एक स्टेटस होता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति अपना सिर्फ अकेले ही कोई काम करता है तो उसका लीगल स्टेटस क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। जैसे हम देखते हैं, हम कभी आपने भी देखा, पैन कार्ड के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो पैन कार्ड के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें बोलता है स्टेटस अपना सेलेक्ट कीजिए। तो स्टेटस में बहुत सारे स्टेटस होते हैं कि आप एक कंपनी है, आप एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, आप कोई और अपना HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे कहते हैं, या आप एक इंडिविजुअल है। तो हम अगर एक सिंगल पर्सन है तो हम इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई अकेले इनकम कमा रहे हैं, चाहे वो नौकरी से कमा रहे हैं या आपका अकेला कोई बिज़नेस है या कोई आप कमीशन एजेंट है, तो ये क्या कहते हैं? हम बोलेंगे कि आप इंडिविजुअल हैं। तो इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अकेला व्यक्ति। तो इंडिविजुअल
कौन हो सकता है, पर्सन हो सकता है। ठीक है जी। फिर दूसरा बोला है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, शॉर्ट में से हम HUF बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है कि जैसे आप देखते थे पहले क्या होता था, फैमिली बिजनेस होता था पहले मोस्टली, ज़्यादातर लोगों का पुराने ज़माने में क्या होता है, फैमिली बिजनेस। आप कहीं देखेंगे कोई मार्केट है, जैसे आप देखेंगे दिल्ली में चांदनी चौक एक मार्केट है, तो चांदनी चौक में ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें कई सारे भाई मिलके एक बिज़नेस को चलाते हैं। तो वो भाई जो चलाते हैं वो अपने बाप दादा सैकड़ों साल पुराने बिज़नेस को चलाते हैं, फैमिली बिज़नेस को। तो उसमें एक ऑनर नहीं होता, उसमें पूरी फैमिली ऑनर होती है, जिसमें 3-4 भाई मिलके चलाते हैं उसे। तो उसको बोलेंगे कि ये इंडिविजुअल तो नहीं है, इनका जो लीगल स्टेटस है ये क्या है, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ये। ठीक है, तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कोई इनकम अर्न करती है, तो ये भी पर्सन हो सकते हैं और इन्हें भी टैक्स देना हुआ तो फिर ये असेसी बन जाएंगे। फिर तीसरा हम देखें तो तीसरे में लिखा है कंपनी। तो कंपनी आप समझते हैं, कोई भी अगर कंपनी है तो वो भी एक पर्सन है, और अगर वो इनकम कमाती है तो उन्हें टैक्स देना है, तो वो भी असेसी है। फिर इसके बाद है फर्म। अब फर्म आप समझते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है, या फिर LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। फिर हम अगला देखते हैं 5वां, तो इसमें लिखा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। एसोसिएशन ऑफ पर्सन को शॉर्ट में हम AOP कह सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब, पर्सन तो आप समझ रहे हो ये सारे लोग पर्सन है। अब इन सारे लोग जो ये पर्सन है इसमें से कोई भी एसोसिएट हो गए यानी साथ में आ गए तो उसे बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जैसे कि एक हिंदू वो अनडिवाइडेड फैमिली है और उसने किसी दूसरे पर्सन से क्या कर लिया, कोलैबोरेशन कर लिया और किसी बिज़नेस को चला रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और ये मिलके जो भी इनकम जनरेट करेंगे उस पे इन्हें टैक्स देना पड़ेगा, तो ये भी हमारे पर्सन है अगर एक से ज़्यादा पर्सन इसमें इकट्ठे होकर कोई बिज़नेस को चला रहे हैं। फिर दूसरा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को शॉर्ट में हम BOI लिख सकते हैं। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ये हमारा इंडिविजुअल है फर्स्ट नंबर पे, और इंडिविजुअल अगर 2 या 3 या 4 क्या करते हैं, अपनी बॉडी बना लेते हैं, मींस ग्रुप बना लेते हैं और किसी बिज़नेस को करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये भी पर्सन हो सकते हैं, मतलब एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला सिंगल अकेला इंडिविजुअल भी पर्सन है, और कई सारे इंडिविजुअल मिलके बॉडी बना ले तो वो भी पर्सन ही कहलाएंगे। जैसे क्या होता है, सीजनल कुछ बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि होली पे कोई बिज़नेस हो गया, मिठाइयों का बिज़नेस किसी ने खोल लिया, क्या कहते हैं उसे, रंगों का बिज़नेस है, और दिवाली पे कोई क्रैकर्स पटाखे का बिज़नेस है, या मिठाइयों का बिज़नेस है, या और अलग अलग भारत में फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें अगर कोई सीजनल बिज़नेस, पतंगों का बिज़नेस होता है ये अपना 15 अगस्त के आसपास, तो ये क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, एक सीमित समय के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ लोग 4-5, और एक पैसा लगा के बिज़नेस करते हैं और कमाई कर लेते हैं। तो इनको क्या कहेंगे कि इन्होंने बिज़नेस तो करा लेकिन ग्रुप में करा। तो ये कौन है, ये इंडिविजुअल थे लेकिन इन्होंने ग्रुप बना लिया, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। चलिए अब हम अगला देखते हैं, तो इसमें लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है, जैसे दिल्ली में क्या है, MCD, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसे हम नगर निगम कहते हैं, दिल्ली नगर निगम, तो ये है लोकल अथॉरिटी। या फिर ग्राम पंचायत गाँव में होती है तो वो भी लोकल अथॉरिटी है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA जिसे कहते हैं, वो भी लोकल अथॉरिटी है। तो कोई भी ऐसे सरकारी विभाग जो कि लोकल एक लोकल क्षेत्र में काम करता है तो उसे हम लोकल अथॉरिटी कहते हैं। फिर हम आगे देखें तो लिखा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है, जो कानून के दायरे में रह के एक आर्टिफिशियल यानी बनावटी एक संस्था होती है। जैसे हम कह सकते हैं जैसे कि कोई NGO है, NGO का मतलब कोई अपना, जैसे कोई अनाथ आश्रम चलाते हैं NGO, या कोई और वृद्धाश्रम चलाते हैं, तो ये हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। या जैसे कोई गुरुद्वारा कमेटी है तो ये हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो ये सभी अपने 7 लोग क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पर्सन। तो पर्सन की कैटेगरी में 7 लोग आते हैं, और ये आपको ज़रूर याद रखना है पर्सन में कौन कौन से लोग आते हैं। तो आप 7 लोग ऐसी याद कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या था, इंडिविजुअल। सेकंड नंबर पे HUF। थर्ड नंबर पे कंपनी। फोर्थ नंबर पे फर्म। फिफ्थ नंबर पे AOP एंड BOI। सिक्स्थ नंबर पे लोकल अथॉरिटी। और 7 नंबर पे जो है वो है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो आज के लिए हमने इतना ही देखना है, और इसके बाद हम अगले वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे कोई।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हैं आप, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।